राज और अजय के बीच में 3 आदमी है। अजय हु किसके लिए आता है? सेकेंड पर्सन, तो अजय के लिए आया है। अजय हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया, तो यहां पे टुकड़ा लिख देते या नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से बन जाएगा। राज सिट मिडिल साइड ऑफ द टेबल, तो राज से स्टार्ट कर दें। राज यहां हो जाएगा, राज और अजय के बीच में 3 आदमी, तो अजय किधर? ऊपर, अजय, राज और अजय। अजय हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया, तो प्रिया किधर? एक में इधर प्रिया और एक में इधर प्रिया, ठीक है। तो 2 केस यहां से बन रहा है हम लोग, अभी तक तो सेम चल रहा था ना ये, अब 2 केस बनेगा, यहां पे प्रिया और एक में यहां पे प्रिया। सही है ना? हाँ ठीक है। अजय हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया, ठीक है। राज सीट मिडिल साइड ऑफ द टेबल। अब क्या बोला है? एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन राज एंड अजय, राज और अजय के बीच में कितना है? 3। एज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन हीना एंड संजय, हीना और संजय के बीच में भी कितने? मतलब हीना और संजय एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, तो यहां लिख दें हीना, एक यहां बैठ रहा है और एक यहां बैठ रहा है, 2 जगह बैठ रहा है ना अभी। एक हीना संजय यहां पे हो सकते हैं या हीना संजय यहां पे हो सकते हैं, तभी 2 केस बन रहा है और हम लोग पहले से 2 पॉसिबिलिटी ले चुके हैं, तो इसीलिए इसको टुकड़ा में लिख देते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा ना, हीना किसके अपोजिट है? संजय, ठीक है। इसको टुकड़ा में लिख दीजिए। सीमा नाइदर सीट एडजेसेंट टू अजय नॉर राज, सीमा अजय और राज के एडजेसेंट नहीं होगी, तो जो नहीं होगी उसको अंदर लिखते हैं। तो सीमा कहां कहां नहीं होंगी? राज के एडजेसेंट नहीं, तो सीमा यहां नहीं, यहां नहीं। अजय के भी तो नेबर नहीं होंगी, तो यहां पे सीमा नहीं। सेम केस यहां पे आप लोग बताइए, सीमा कहां नहीं होंगी? राज के एडजेसेंट में नहीं होंगी सीमा, और एक सीमा यहां नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सीमा फेसेस रोहन, अब देखिए सीमा कहां कहां हो सकती है? एक तो सीमा यहां होंगी, एक तो सीमा यहां होंगी, लेकिन आपको यह भी पता है सीमा और रोहन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, तो यहीं पे तो सीमा और रोहन में से कोई एक होगा, तो यहां पे लिख देते हैं सीमा और यहां पे लिख देते हैं रोहन, यहां पे लिख देते हैं सीमा, यहां पे लिख देते हैं रोहन। इसलिए लिखे ना क्योंकि हम लोग के पास ये फिक्स हो गया है कि यहीं पे सीमा और रोहन में से कोई एक होगा, और जैसे पता चलेगा कि यहां पे सीमा होगी तो यहां से रोहन को काट देंगे। इससे आप लोग का टाइम भी बचेगा और केस भी बचेगा, 2 ही केस में आप लोग का सीटिंग बन जाएगा। इसमें सेम केस यहां बताइए, सीमा और रोहन कहां होगा? सेम ही प्लेस पे होगा, सीमा रोहन, रोहन सीमा, ठीक है। संजय सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सीमा एंड संजय इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ राज। संजय जो है सीमा के, अगर हम लोग सीमा यहां लेते हैं, इस वाले सीमा को यहां लेते हैं, तो संजय कहां पे बैठेंगे? यहां पे कौन बैठेगा? संजय, जो कि किसका नेबर नहीं है? राज का नेबर नहीं, तो मतलब इसीलिए सीमा यहां होंगी, संजय यहां आएंगे। अगर यहां पे अगर आप सीमा लेते तो 1 2 यहां पे कौन आएगा? संजय, जो कि राज का नेबर है, इसीलिए सीमा यहां पे नहीं होंगी, तो सीमा को यहां पे ऐसे काट दीजिए, यहां से रोहन को काट दीजिए, यहां पे कौन आएगा? संजय। इसके अपोजिट हीना, जो बच गया वो यहां श्वेता। अब आप बोलिएगा ये केस लिए तो इसको कैंसिल भी तो करना होगा, अगर आपका ये बन जाता है ना तो इसको कैंसिल नहीं भी कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा इस वाले से, लेकिन इसको क्यों गलत होगा हम आपको बता देते हैं। सीमा यहां लेते हैं, अगर रोहन हटा देते हैं यहां से, सीमा यहां लेते हैं तो संजय कहां? यहां पे संजय, जो कि राज का नेबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पे तो राज का नेबर आ रहा है ना, तो यहां पे सीमा नहीं होंगी, यहां पे सीमा नहीं होंगी, तो सीमा यहां लेंगे
और इसके थर्ड राइट में कौन आएगा? संजय आएगा ना, बोला है संजय, संजय। तो यहां तो पहले से क्रिया बैठी हुई ना, इसीलिए ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी स्क्वायर से या सर्कल से स्टार्ट करते हैं ना। अब बोला है कि राज मिडिल साइड पे बैठा है, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कॉर्नर पे बोला है तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे तो आप कहां से स्टार्ट करते हैं? सर बताए होंगे तो यहां से स्टार्ट किए होंगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो हम इधर से देखते हैं ना, तो मेरा राइट और लेफ्ट पता रहता है। अगर किसी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है तो यहां से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके जैसे सुविधा होगा वैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार। लिखना है कि नहीं, को ये लिख लीजिए। आप लोग कैसे एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करते हैं बताइए? जैसे क्वेश्चन आता वैसे? नहीं, मतलब जैसे अटेम्प्ट, जैसे कलर का पेपर में क्या है ना, इसका कट ऑफ हाई जाता है, 70 प्लस ही कट ऑफ जाएगा ओवरऑल मिलाकर, मैथ्स और रीजनिंग का, आउट ऑफ 80। तो आपको उसके अनुसार तैयारी करना होगा। जैसे इसका तैयारी करने का ये है ना कि जैसे वन लाइनर जो क्वेश्चन है ना, उसको बीच में आप छोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आएगा तो हम बता देंगे आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, 25 है, इसको आपको स्किप करना है, उसको लास्ट के लिए रखना है बनाने के लिए। जो लास्ट में 1-2 मिनट बचा है ना, वो क्वेश्चन आप लास्ट में बनाइएगा। जो पहले अगर आप एक बार पजल बना लेते हैं ना तो 5 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर लास्ट में अगर सब आप पजल बना लिए हैं और 2 मिनट बचा हुआ है तो आप मिसलेनियस का क्वेश्चन 2-3 बना सकते हैं। लेकिन आपका पजल लास्ट में बचा हुआ है और 2 मिनट बचा हुआ है तो पजल नहीं बनेगा, कॉपी से ज्यादा ध्यान टाइम पे जाएगा। इसीलिए ये हो गया। आंसर तो आप लोग बना लीजिएगा। 6 to 10 नहीं, लेकिन आपको कैसे, अगर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि ये आदमी कॉर्नर पे ही है। अगर कॉर्नर पे नहीं है और लास्ट में आपको पता चला कि ये आदमी मिडिल पे है तो आप एक एक बॉक्स बढ़ा दीजिए। जैसे जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे ना, ये बताते हैं। जैसे आप यहां से स्टार्ट करते ना, यहां से स्टार्ट करते और तो आपको अगर पता लास्ट में बोलता कि राज कॉर्नर पे नहीं है तो आप क्या करते, एक एक प्लेस आगे सबको शिफ्ट कर दीजिए, आपका आंसर तभी भी सही हो जाएगा। यहां पे राज है तो ये यहां आ जाएगा राज, राज यहां आ जाएगा तो हीना यहां, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, क्योंकि सर्कल ही तो हो जाता है ना अंत में। इसीलिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहां पे लिख दिया है ना राज सिट मिडिल साइड ऑफ द टेबल, तो आप मिडिल से ही स्टार्ट कीजिएगा तो जल्दी बनेगा, क्योंकि आप पहले लिखिएगा उसके बाद एक एक बॉक्स फिर शिफ्ट कीजिएगा तो उसमें 10 सेकेंड आपका चला जाएगा। अगर नहीं बोला है तब तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पे बोल दिया है। 6 to 10 बताना है, बताना है। प्लस यहीं तक है ना। सर्कल है, 2 पॉसिबिलिटी में बनाएंगे,
ठीक है। 8 पर्सन सिट अराउंड सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट नेसेसरी। ठीक है, 2 सर्कल बनाएंगे, 8 आदमी है। 8 आदमी जब भी बनाइएगा ना तो याद रखिएगा ये इसके अपोजिट होता है, ये नहीं कि ऐसे खींच कर ऐसे कर दिया 8 आदमी। जब भी 8 आदमी या इवन नंबर ऑफ आदमी सर्कल में बैठेगा ना तो हमेशा याद रखिएगा कि ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा। अगर 9 आदमी बोले, 7 आदमी बोले तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हुआ तो वही ना, बस आप ये वाला हटा रहे हैं और हम ये वाला रख दे रहे हैं। क्या बोला है? 1 पर्सन सिट बिटवीन O एंड M। स्पेसिफिक पोजीशन पता है आपका? नहीं पता है तो इसको हम लोग जब तक नहीं पता है तब तक हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 पर्सन सीट बिटवीन O एंड M, लेकिन आपका 10 सेकंड ज्यादा लगेगा। अगर वो 10 सेकंड आपको बचाना है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। S फेसेस M, मतलब जाहिर सी बात है S यहां होगा, इसको कौन देखेगा? M। तो ऊपर जब भी फेस करता है तो एक दूसरे का अपोजिट होता है। S M, इसको यहां लिख देते हैं ना, 1 पर्सन सीट बिटवीन O एंड M। S फेसेस M एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ P। कौन बैठा है थर्ड टू द राइट ऑफ P? एंड किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? S है। किसके राइट है? P के थर्ड राइट। S यहां है, सब सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो P कहां पे? जब भी थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट बोले ना तो बीच में दो, मतलब एक कम का डिफरेंस होता है। जैसे थर्ड लेफ्ट बोला है ना, M सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P, तो M और P में हमेशा 2 का गैप होगा। सेकेंड टू द लेफ्ट बोलेगा तो 1 का गैप होगा। तो M और P में कितने का गैप होगा? 2 का। M यहां है, P कहां आ सकता है? यहां आ सकता है, या तो P यहां आ सकता है, नहीं सॉरी S के लिए, S के लिए S फेसेस M एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ P। S कहां होगा? P और S के बीच में 2 का डिफरेंस। S यहां है तो P या तो यहां आ सकता है या तो यहां आ सकता है, लेकिन S कहां पे है? P के थर्ड राइट। तो आप P अगर यहां बैठाएंगे तो इसका थर्ड राइट तो यहां आ जाएगा ना, तो इसीलिए P को यहां बैठाएंगे। सेम केस में P को यहां बैठाएंगे। अभी तक हम लोग का कंडीशन सेम चल रहा है। M सिट R इज एन इमीडिएट, कोई छूटा है क्या? R is an immediate neighbor of Q who sit neither adjacent to M और S। Q जो है M और S के एडजेसेंट नहीं है, तो कहां कहां नहीं हो सकता Q? M के एडजेसेंट नहीं होगा और S के एडजेसेंट नहीं होगा, और कहां कहां? S यहां और M के भी ना, ठीक है। R is an immediate neighbor of Q who sit neither adjacent to nor M और S, ठीक है। R जो है Q का नेबर है, तो Q कहां कहां हो सकता है बताइए? Q यहां हो सकता है और Q यहां हो सकता है। Q अगर यहां लेते हैं इस वाले केस में, तो Q के नेबर कौन आएगा? यहां पे लिखा है ना, R is an immediate neighbor of Q who is neither adjacent to M और S। Q जो है M और S के नहीं होगा। D sits second to the right of R। D जो है second to the right of R है, मतलब R के second to the right में D बैठा है। तो अभी आपको Q और R बैठाएंगे तब तो R के second right में D बैठेगा। Q अगर हम लोग यहां लेते हैं तो इसका नेबर कहां आएगा बताइए? कहां पे? Q अगर यहां लेंगे, R यहां आएगा, नीचे भी तो आ सकता है। क्या बोल रहे हैं? दूसरे केस में नीचे ले लेंगे। अभी तक मेरा कंडीशन सेम चल रहा था ना, तो एक में Q यहां लेंगे, एक में Q अगर यहां लेते हैं, कहां गया? एक अगर Q यहां लेते हैं तो R यहां आएगा, और R जो होगा R के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठेगा? D होगा। तो यहां पे Q लेते हैं, यहां पे R नहीं ले सकते क्योंकि सेकेंड टू द राइट में कौन है? P है, तो R यहां लेंगे। और एक और बोला है D सिट एडजेसेंट, डजंट सिट एडजेसेंट टू M। D जो है M के एडजेसेंट नहीं होगा। अगर R यहां लेते हैं तो R के सेकेंड टू द राइट में कौन है?
डी है तो डी यहां होगा, नहीं होगा, तो आर यहां भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां क्यू इस वाले में नहीं होगा, क्यू यहां लेंगे, आर यहां, डी यहां, जो बच गया वो यहां, क्या बचा, ओ बचा, वो ही लिखा हुआ। अच्छा तो यहां पे बचा ना, तो ए वो हो गया और यहां पे जो बचा वो, क्योंकि एम और ओ के बीच में कितना चाहिए, एक का गैप है, तो एम यहां, ओ यहां और आई यहां। साइलो भी बताना है, इसके बाद है, बता दें। इसको अपने से बैठ के आराम से बनाइएगा ना, टेस्ट के बाद तो सब क्वेश्चन बनेगा, बस आपको बनाने आना चाहिए। हटा दें। फाइलों यही बना दे क्या, क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी रूल से बनाते कि वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ओनली सी आर डी। ओनली वाला को आप लोग कैसे पढ़ते हैं, ऑल डी आर सी, तो और ओनली वाला में ऐसे बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाने का तरीका मतलब इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये डी का जो रिलेशन है ना वो किसी से नहीं बनेगा। हाँ, सी के अलावा या इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, तो इसीलिए इसका बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि ऑल बी इज, ऑल डी इज सी का डायग्राम तो ऐसे भी तो बनता है ना, ये ऑल का बनता है, लेकिन ओनली का स्क्वायर लगा दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका रिलेशन सी के अलावा किसी से नहीं बनेगा। कंक्लूजन में आते हैं, सम बी कैन बी डी, सम बी कैन बी डी बनेगा, नहीं बनेगा, अभी तो बताया कि इसका किसी से रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये वाला गलत हो गया। सम ए आर सी, सम ए आर सी होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ऑल है, जब पूरा का पूरा है ही तो थोड़ा सा पार्ट होगा कि नहीं होगा, तो होगा, तो सेकेंड वाला सही, ओनली सम, सम सी ए भी हो सकता है, हाँ हो गया इसका। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन नहीं बना होगा, ठीक। हाँ, कोई बात नहीं, इसको उठा देते। There are 7 person Q and X Y, ठीक है, are in 3 generation. There are 3 married couple, 3 मैरिड कपल है, 7 पर्सन है, मतलब एक अनमैरिड होगा। Q is grandfather of R, Q is grandfather, आप लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं ना, ग्रैंडफादर है मतलब 3rd जनरेशन आएगा, तो Q का R का ग्रैंडफादर कौन है, Q है, ग्रैंडफादर है तो ये मेल होगा। Q is grandfather of R, who is the only son of X, R जो है इकलौता बेटा है किसका, X का। हम लोग को रिलेशन जेंडर पता है, नहीं पता है तो छोड़ देंगे, R पता है मेल है और इकलौता बेटा है, लेकिन इसका बहन तो हो सकती है ना, X की बेटी तो हो सकती है ना, बेटा सिर्फ एक ही होगा, बेटी कितनी भी हो सकती हैं। S इज ब्रदर इन लॉ ऑफ R, S जो है ब्रदर इन लॉ है किसका है, आर का है, मतलब सेम लाइन में आएगा, सेम जनरेशन जाएगा, ब्रदर सिस्टर कजन सेम जनरेशन आता है, अंकल फादर मदर ये सब सेकेंड जनरेशन और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ये सब 3rd जनरेशन।
तो इसका कौन है? ब्रदर इन लॉ। आर का ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है कोई? इसकी बहन होगी, आर की कोई बहन होगी, उसका किसी से शादी हुआ होगा, कौन है वो? एस। ठीक है, क्योंकि यहां बोल दिया आर इज अनमैरिड। अगर अनमैरिड नहीं बोलता ना तो आर का किसी से शादी हुआ रहता और उसका भाई एस रहता, लेकिन यहां बोल दिया है आर इज अनमैरिड है, इसीलिए आर की कोई बहन होगी, उसका शादी एस से हुआ है। Y इज द सन इन लॉ ऑफ एन। अब यहां पे आप लोगों को देखना है, Y इज द सन इन लॉ ऑफ एन। सन इन लॉ बोले तो सेकेंड, दामाद बोले तो मतलब एक जनरेशन के सेकेंड जनरेशन, किसी का सेकेंड जनरेशन ये है। एन का सेकेंड जनरेशन कौन है? नहीं समझ में आ रहा ना? एन का सन इन लॉ वाई, एन की कोई बेटी होगी, उससे किसी का शादी हुआ होगा। अब आप देखिए, आपको 3 ही जनरेशन चाहिए ना, वो आप पे थर्ड जनरेशन ये है, सेकेंड ये हम लोग फर्स्ट जनरेशन है। आप बोलने का कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप पे है। ऐसे पढ़िए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाएगा, नीचे से देखिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऊपर से हो जाएगा। बस आपको याद रखना, ऊपर दादा पर दादा आते हैं, बीच में मामा मामा पापा मामी माँ ये लोग आती है, और नीचे मतलब हम लोग के अपने एज के जैसे भाई बहन कजन ये लोग आते हैं, सिबलिंग्स। अब देखिए, एन का कोई बेटी होंगी, उनका शादी वाई से हुआ होगा। आप लोग को 3 ही जनरेशन चाहिए ना, 3 जनरेशन तो मेरा हो चुका है। अब आप अगर एन यहां लेते और 3 मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल तो यहां है, दूसरा मैरिड कपल यहां हो सकता है, तीसरा मैरिड कपल यहां हो सकता है। अगर ये मैरिड कपल होंगे तो जाहिर सी बात है कि एन होगा, और इनका बेटी कोई होंगी, उसका शादी वाई से हुआ रहेगा। अगर इसका बेटी ये है और ये मैरिड कपल है, ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएंगी। अगर आप ऐसे भी सोचते कि एन ऊपर होता तो 4 जनरेशन हो जाएगा ना, हम लोग को 3 ही जनरेशन चाहिए, और यहां पे तो कोई एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा है कि थर्ड जनरेशन में किसी और का शादी करवा दे, क्योंकि आर तो अनमैरिड है ना, तो इसीलिए इसको यहीं से सोचना था। ये वाला आप लोग नहीं सोच पाए होंगे, हमको जहां तक लग रहा है। आप बना दिए थे? हाँ, इसमें फंस गए होंगे, आप बना दिए थे। हाँ, एन का ऊपर थर्ड जनरेशन होंगी, उसका कोई बेटी होगी, उसका शादी वाई से हुआ रहेगा, और जो बच गया वही हो गया। कौन सा बचा है? एस भी। ये वाला सोचना था मेन, कि थर्ड जनरेशन है और ये सेकेंड जनरेशन में आ रहा है, तो कहां पे इसको उठा के फिट करे कि मेरा 3 ही जनरेशन रहे और 3 मैरिड कपल हो जाए, यही सोचना था इसमें। पंद्रह से 19 बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। इसको पहले क्लीन कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले मंथ लिखेंगे कि या आदमी का नाम लिखेंगे? मंथ, मतलब जो भी चीज फिक्स रहता है ना उसको पहले लिखते हैं। जैसे मंथ हो गया, वीक हो गया, डे हो गया, ये सब पहले लिखते हैं। या फ्लोर बोल देना 8675, उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आप लोग को बोला है? मंथ बोला है, पहले जनवरी है ना, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई होगा ना, उसके बाद सितंबर। इस ये लिखते के साथ ना कितना अच्छे ही है क्या? कुछ छूटा है? जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई। हाँ हो गया। ये लिखते के साथ ना पहला काम कीजिएगा कि ये कितने दिन का होता है वो तुरंत लिख लीजिएगा। तो जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30,
मई 31, जून 30 तो जुलाई 31, अगस्त 31 तो सितंबर 30, अक्टूबर और दिसंबर 31। ये आप जितना जल्दी लिख सकते हैं वो लिख के रखिएगा। दो कंडीशन हमेशा लेके चलिएगा, जल्दी बनेगा। कहां से? 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन P एंड V हु वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर, अच्छा एक लाइन छोड़िए ना। P वाज बॉर्न इन द मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। लीस्ट नंबर ऑफ डेज बोले तो 30, तो P कहां कहां होंगी, होगा एक में P यहां, एक में P यहां, दो केस हो गया शुरू से ही। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन P एंड V हु बॉर्न जस्ट आफ्टर Q। P और V के बीच में 2 है और V जो है Q के तुरंत बाद आया है। P और V के बीच में 2, तो ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, 1 2 V Q के तुरंत बाद आया है ना V। V was born just after Q। Q यहां, इसमें नीचे नहीं जा सकते क्योंकि 2 ही है, 1 2 V Q, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन Q एंड W इज सेम एज बॉर्न बिटवीन S और T। इसको नहीं पता है Q और W कहां और S और T कहां, तो इसको टुकड़ा में लिख दें, ऐसे लिख देते Q और W के बीच में जितना है उतना ही S और T के बीच में है, ठीक है। S एंड T हु वाज बॉर्न आफ्टर P। T जो है P के बाद आया है, मतलब जन्म लिया है, टुकड़ा में लिख दिए। S was not born in January, मतलब S यहां नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर T इज सेम एज बॉर्न बिफोर R। T के बाद जितना है R के पहले है, ठीक है। You was born just after the one who was born in January। जनवरी के तुरंत बाद कौन जन्म लिया है? U। तो जनवरी के तुरंत बाद मार्च है तो U आएगा। यहां जनवरी के बाद तुरंत बाद Q है, लेकिन आना क्या चाहिए? U चाहिए, तो ये केस कट गया। W was not born adjacent to month in which U was born। मतलब U के एडजेसेंट W नहीं होगा, मतलब U के एडजेसेंट कौन दिख रहा है? या तो P दिख रहा है या तो ऊपर वाला दिख रहा है, तो यहां पे भी W नहीं होगा। अब सोचेंगे कैसे, यहां से सोचते हैं। P के नीचे T होगा और जितने T के नीचे उतने R के ऊपर, तो जब भी नीचे ऊपर का कॉन्सेप्ट देना तो आपको देखना है कि यहां रखेंगे तो उसके ऊपर जितना, इसके नीचे उतना, मतलब ये 2 पोजीशन खाली होना चाहिए या फिर ये 2 पोजीशन खाली होना चाहिए। मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला अल्टरनेट देख, मतलब फर्स्ट और लास्ट, यहाँ ये वाला देखे तो ये वाला देखेंगे, अगर ये देख रहे हैं तो ये वाला देखेंगे। तो कौन सा आपको दिख रहा है इसमें 2 जगह खाली? सबसे ऊपर और सबसे नीचे। अगर ये वाला पोजीशन देखेंगे तो मेरे लिए ये देखना होगा ना, तो यहां तो पहले से U है। ये देखेंगे तो यहां तो पहले से भी है, ये देखेंगे तो ये देखना होगा, तो यहां तो पहले से Q है। तो और T जो है वो P के नीचे है, तो P के नीचे कौन है? T। और जितने T के नीचे उतने R के ऊपर, तो आप नीचे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो यही दिख रहा है ना, T और R। ये हो गया। Q और W जितना है उतना ही दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना, आप लोग दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक। Q और W और S और T में जितना Q और W में उतना ही S और T में है। 2 पोजीशन खाली है, यहां और यहां, तो आप कहां रख सकते हैं बताइए? किनका डाउट था? आप बताइए कहां रख सकते हैं? जितना Q और W में होगा, अगर S यहां रखेंगे, मान लेते हैं S यहां रखते हैं, तो S और T में कितना? 1 2 3, तो मेरा W कहां बचा? यहां। तो W और Q में कितना? एक ही है ना, अभी फिलहाल एक ही हो रहा, लेकिन आप चाहिए कितना? जितना Q और W में चाहिए उतना ही S और T। तो W यहां रख देंगे, W और Q में कितना? एक भी नहीं, तो S और T में भी कितना? एक भी नहीं। यही था इसमें। ये ऊपर नीचे वाला देख लीजिएगा ध्यान से, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन में। अब क्या पूछ रहा है ना कि P के जितना ऊपर है ना वो एक कम है
क्यू के नीचे वाले से, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है। ये तो बहुत पुराना हो गया कि टी के जितना ऊपर है आर के उतना नीचे हो, तो फटाक से दिख जाएगा। अगर टी यहां है तो आर यहां हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दे कि पी के ऊपर जितना है वो एक कम है क्यू के नीचे वाले से, तो कहां कैसे रखिएगा? पी के ऊपर 2 है जो कि एक कम है किससे? 3 से। 3 से कम है तो जो नंबर बोलेगा क्यू के नीचे 1 2 3, ऐसे सोचना होगा उसको। और यही पूछेगा एग्जाम में कि ए 1 मोर या 2 मोर, नहीं तो उसको आराम से ध्यान से पढ़िएगा।